तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। 12th क्लास की जो फिजिक्स है एनसीईआरटी का पहली ही जो यूनिट है हमारी वो है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि आप स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत के साथ साथ आवेश का अध्ययन करेंगे और एक ऐसा आवेश जो हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर आपका जब तक चलता रहेगा तब तक आपका जो आवेश होगा वो गतिमान नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। ठीक है, अब ये जो आवेश है ये होता क्या है, आप क्लास 8th 9th 10th 11th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि भाई आवेश भी कोई चीज होती है। आवेश क्या होता है? आवेश एक तरह का आकर्षण होता है चीजों को अपनी ओर खींचने का। ठीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। ठीक है, अगर हम इस बात को इस तरह से देखें तो काफी पहले की बात है, एक वैज्ञानिक, एक यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स। तो थेल्स ने क्या कहा था? थेल्स ने कहा था कि भाई, जब थेल्स ने देखा कि भाई उसके पास एक अंबर की छड़ थी और उसने उस अंबर की छड़ को जब ऊन पर रगड़ा, तो जब उसने अंबर की उस छड़ को ऊन पर रगड़ा तो उसने देखा कि जो अंबर की छड़ थी, जब वो उसको उस अंबर की छड़ को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों और छोटे छोटे तिनकों के पास लेके गए तो वो जो अंबर की छड़ थी वो कागज के टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। ठीक है, जब वो छड़ कागज के टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी तो थेल्स ने सोचा कि भाई कोई तो एनर्जी है जिसकी वजह से ये कागज के टुकड़े इस छड़ पे खींचे जा रहे हैं। ठीक है, और वो जो उसे खींचने की एनर्जी थी, जो अंबर की जो छड़ थी वो कागज के टुकड़ों और तिनकों को उसके जो खींचने की एनर्जी थी उसको कहा गया आवेश। ठीक है, उसी को क्या कहा गया? आवेश। आपने इस तरह से देखा होगा, आप घर में कभी कभी जब आप सूखे बालों में कंघा करते होंगे तो ऐसे बाल रगड़ते रगड़ते एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो कंघा होता है यानी कि जो कॉम्ब होता है आपका, जब आप उसको ऐसे ले जा रहे होते हैं तो आपके जो सूखे बाल होते हैं वो कागज के जो कंघा होता है आपका उसकी तरफ को खींचे चले आते हैं। ठीक है, वो किसके कारण होता है? वो होता है आवेश के कारण। ठीक है, वो किसके कारण होता है? आवेश के कारण। ठीक है, अब अगर ये आवेश था, ठीक है, तो फिर बाद में अनेक बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे गिलबर्ट आए, फिर और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जो धीरे धीरे आवेश को सर्च करते गए। और फिर कब एक बार ऐसे भी हुआ कि भाई जो आबनूस की छड़ थी बिल्ली के खाल पे रगड़ी गई और फिर आबनूस की छड़ से उसी तरह से छोटे छोटे कागज के टुकड़ों और तिनकों को जब उसके पास ले जाया गया तो उसने भी वही काम किया कि भाई वो भी कागज के टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज की खोज हुई जिसे हमने नाम दिया आवेश। ठीक है, अभी हम आवेश को थोड़ा आगे से लेके आ रहे हैं। ठीक है, आवेश का जो एक फॉर्मूला था, आवेश बराबर, जो आवेश के बारे में बताया गया, आपने एक चीज पढ़ी होगी, धारा जो आई होती है, आई इजिकल टू होता है Q अपॉन टी के। अगर धारा आई इजिकल टू Q अपॉन टी के होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई Q आवेश होता है, टी टाइम होता है और आई क्या होती है? धारा। ठीक है, अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल ले तो Q की वैल्यू होती है I इंटू टी। ठीक है, अगर Q की वैल्यू I इंटू टी होती है तो क्या हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि आवेश इजिकल टू धारा गुना समय होगा? आवेश इजिकल टू किसके होगा? धारा गुना समय। ठीक है, अगर आवेश इजिकल टू धारा गुना समय हुआ तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम आवेश की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन देनी चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई धारा और समय का जो गुणनफल होता है, ठीक है, धारा और समय का जो गुणनफल होता है वो क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है, फिर भी आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि वो धारा और जो समय का गुणनफल होता है वो क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर, हाँ एक बात और है, आप 11th क्लास में आपने बीमारी वगैरह जो भी सीखी होंगी, जिन बच्चों से नहीं भी आती होंगी, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आप जितना अच्छे तरीके से मात्रकों को यानी कि यूनिट्स को आप कर पा रहे होंगे, आप उतनी ही बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ की बीमारी निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, हालांकि बीमारी इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, मतलब इतने मार्क्स का ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम में आपकी बीमारी आएंगी या मात्रकी वगैरह आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए। तो अगर हम इस आवेश के मात्रक की बात करें तो
हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई जो धारा होती है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आपने पहले भी पढ़ा होगा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगर धारा का मात्रक एम्पियर है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, अगर धारा का मात्रक एम्पियर है और समय का मात्रक सेकंड है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जो इसका मात्रक होगा वो होगा एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। ठीक है, आवेश का। और आवेश का एक मात्रक और भी होता है, क्या होता है वो? कूलाम। ठीक है, अगर आवेश का एक नया मात्रक कूलाम होता है, तो आप एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो एम्पियर सेकंड होगा आपका, उसी को हम क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं, यानी कि एक कूलाम। ठीक है, अगर एम्पियर सेकंड को हम एक कूलाम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई एक कूलाम की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो, एक बात तो हमेशा ये याद रखेंगे आप लोग कि कभी भी कहीं भी अगर आपको एक कूलाम, एक एम्पियर, एक जूल, एक न्यूटन, अगर आपको इनकी डेफिनेशन देनी हो, तो इनकी डेफिनेशन देने में आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि आप पहले ये देख लेंगे कि जो जूल, न्यूटन, ये किसके मात्रक है? जूल जैसे कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। तो आप ये देखो कि भाई बल का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जैसे आवेश का मेन फॉर्मूला ये है, इसी तरह से इसकी हर जगह डेफिनेशन दी जाती है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देना चाह रहे हैं एक कूलाम की, तो एक कूलाम का मतलब ये होता है कि भाई किसी चालक में यदि एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो चालक पर 1 कूलाम आवेश होता है। क्योंकि ये हमारे 1 कूलाम की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन देना चाह रहे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई आई की वैल्यू I = Q/T होता है। ठीक है, अगर I = Q/T होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको 1 कूलाम, 1 एम्पियर किसी भी एक की डेफिनेशन निकालनी हो, तो जितनी भी चीजें इसके फॉर्मूले में यूज हुई, जितनी भी चीजें उसके जो फॉर्मूला मेन होता है उसमें यूज हुई, सबकी वैल्यू 1 1 रख दो। ठीक है, सबकी वैल्यू आप क्या रख रहे होंगे? 1 1 रख रहे होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू 1 और T की वैल्यू 1 रख दे, यानी कि ये कूलाम में और ये सेकंड में रख दे, तो इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो चालक में प्रवाहित धारा कितनी कहलाती है? 1 सेकंड कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से आप जूल वगैरह, न्यूटन वगैरह सबकी डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख रहे होंगे कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ें एडवांस में सीख रहे होंगे, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और आप कहोगे कि जी नहीं सर हम इसको कर लेंगे। ठीक है, आप उस लेवल तक पहुँच रहे होंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे पहले चीज़ों को समझते जाइए, आप चीज़ों को सिर्फ पहले सीखते जाइए। ठीक है, इसके बाद अब ये कूलाम क्या था? अब कूलाम भाई साहब की एंट्री होगी। तो कूलाम के नियम, कूलाम ने एक नियम दिया था। कूलाम का क्या नियम था? इसके बीच में भी वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आपको नहीं पढ़ाई, वो थ्योरी टाइप में सारी की सारी। ठीक है, हम करा देंगे आपको, लिखवा भी देंगे, और मतलब बोर्ड पे एक दिन लिख देंगे उसको, और आप मतलब उसको कर लेना। ठीक है, तो लेकिन जो अच्छी चीज़ें, जो समझने की चीज़ें, जो आपको मतलब कैलकुलेटिव भी आनी चाहिए, जो आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, जो ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें हम आपको सभी कराएंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या था? कूलाम ने कैसे दिया था? कूलाम ने, पहली बात तो कूलाम का नियम समझने से पहले एक चीज़ ये समझिएगा आप कि आवेश 2 तरह के होते हैं। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। तो अगर एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, तो एक बात ये बिल्कुल अपने गांठ बांध लेना अपने पल्ले कि भाई अगर एक तरफ प्लस क्यू आवेश होगा और एक तरफ माइनस क्यू आवेश होगा, तो उनके बीच जो बल होगा वो हमेशा आकर्षण का होगा। बल कौन सा होगा?
आकर्षण का बल होगा, अगर इधर भी प्लस क्यू आवेश होगा और इधर भी प्लस क्यू आवेश होगा तो उन दोनों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण का बल होगा। ठीक है, और अगर दोनों तरफ नेगेटिव हो तब भी ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल। ठीक है, लेकिन बल चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, चाहे दो सिरों पर जो आवेश रखे हुए होंगे चाहे वे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, उनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण का बल जरूर होगा, लेकिन इन सब बलों को हम एक बल जरूर नाम देंगे, वो होगा हमारा वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल अगर हम इसी हिसाब से सोचें तो कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम ने ये कहा था कि कूलाम ने क्या किया, कूलाम के नियम को समझने के लिए हम दो आवेश लेते हैं, एक इधर एक यहाँ। हमने मान लिया कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश यहाँ पे क्या है Q2। ठीक है, और ये एक दूसरे से, ये दोनों आवेश हैं, ये एक दूसरे से हमने मान लिया कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r। अगर ये दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो इनके कुछ द्रव्यमान भी होती है, क्योंकि द्रव्यमान के कारण ही आवेश होता है। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि भाई यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, तो हमने क्या कहा था कि भाई यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से परस्पर r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, वो आकर्षण का भी हो सकता है प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या कहा था कूलाम ने कि भाई दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, हम इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, इसको आप इस तरह से देखेंगे कि अगर वो विद्युत बल F हुआ, ठीक है, अगर वो विद्युत बल F है तो हम क्या करेंगे, इसने कहा कि जो विद्युत बल F था वो अनुक्रमानुपाती था दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, वो क्या था, अनुक्रमानुपाती था दोनों आवेशों के गुणनफल के, और वही वैद्युत बल व्युत्क्रमानुपाती था। देखो, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों चीजें मतलब साइन एक ही होता है लेकिन फर्क होता है। क्या, व्युत्क्रमानुपाती में हम चीजों को एक के अपॉन में लेते हैं, व्युत्क्रमानुपाती में क्या करते हैं, हम चीजों को 1 के बटे में लिखते हैं। तो F जो होगा इस दूसरी कंडीशन के हिसाब से वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। ठीक है, और इस इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली, सेकंड मान ली। और आपको एक बात ध्यान रखनी कि कभी भी जब आप अनुक्रमानुपाती में क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आपके इधर अगर दोनों तरफ दो चीजें इधर आ रही होगी और आप लिख रहे होंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से या समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर, तो ऐसा नहीं है कि भाई F और F को F कर देंगे, ये एक ही F रहेगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जब हम सोल्व करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि F अनुक्रमानुपाती। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में जो चीज ऊपर की तरफ है वो ऊपर की तरफ ही लिखनी है आपको, जो चीज नीचे है वो नीचे ही लिखनी है। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन किसके, r²। ठीक है, अब हर जगह पूरी की पूरी फिजिक्स में जब तक आप फिजिक्स सोल्व करते रहोगे, जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे,
ये अनुक्रमानुपाती कहीं भी आए तो इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, एक नियतांक की जरूरत पड़ती है, और वो नियतांक हम अपनी तरफ से नहीं रखते। जो कूलाम ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला था, उसने पूरी लैब वगैरह में टेस्ट करके जो एक नियतांक निकाला था, हम उसी नियतांक को यहाँ पे लेके चलते हैं। और उस नियतांक को हम उसने कहा था कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन किसके R स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो ये कूलाम का नियम यही था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे जो k की वैल्यू थी, जहां जो हमारा k का वैल्यू था, वो k का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। k क्या था? k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसके बाद अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के मान की बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसका वैल्यू होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए भी और इसकी बीमा भी। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, और इसका मतलब सॉरी इसका वैल्यू कितना होता है, इसका मात्रक कितना होता है, और इसकी बीमा कितनी होती है। ठीक है, अब जहां आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जहां एप्सिलॉन 0 को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, और अगर हम एक आएगा आगे की तरफ, तो अभी आप पढ़ते रहेंगे, एक होता है एप्सिलॉन खाली। तो एप्सिलॉन का मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता क्या होती है, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई विद्युतशीलता क्या होती है, तो विद्युतशीलता को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक तरह से हम तैरते हैं। तैरते कैसे, मतलब जैसे आपका ये हाथ है, आप इसको अगर हवा में चलाओगे ऐसे, ठीक है, अगर आप अपने हाथ को हवा में चला रहे होंगे तो आपका हाथ जो है वो ज़्यादा आसानी से घूम रहा होगा। लेकिन अगर हम यही हाथ माध्यम बदल दें, अभी हमारा जो निर्वात में है, यानी कि जो हम निर्वात में घुमा रहे हैं अपने इस हाथ को, अगर इसी हाथ को हम पानी में बहते हुए पानी में या रुके हुए पानी में इसको ऐसे हिलाने लगे, तो आप एक बात बताइए, आपको जहाँ ज़्यादा प्रतिरोध कहाँ महसूस होगा? आपको ज़्यादा प्रतिरोध जो महसूस होगा वो पानी में महसूस होगा। ठीक है, यानी कि आपको वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, आपकी ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको पानी को हटाने के लिए, जबकि आप वायु में जब हटा रहे हो तो इसको आप थोड़ा आसानी से हटा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से होता है एप्सिलॉन 0 यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, जहाँ चीज़ें थोड़ा आसानी से चलती हो, और यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें थोड़ा सा मतलब मुश्किल में चलती है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा लगती है। इसके बाद ये एप्सिलॉन 0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता। अगर हम बात करें एप्सिलॉन 0 की, एप्सिलॉन 0 की, हाँ, एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर 12, और इसका मात्रक इसका उल्टा होता है न्यूटन -1 मीटर -2 प्रति C-2। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? या फिर इसी मात्रक को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक भी सही है। ठीक है, और यहाँ पे हमने माइनस छोड़ दिया था, इसलिए हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे। तो ये होता है एप्सिलॉन 0, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर यह बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी तो इसको आप इस तरह से समझ लेना कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और जो ये वैल्यू है हमारी, जो हमारा दूसरा मात्रक है एप्सिलॉन का, ये वाला कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आपके देखिए विमाएँ वगैरह कैसे निकलती है, विमाएँ कैसे निकलती है, मात्रक आप चीज़ों का कैसे निकाल पा रहे होंगे, और कैसे आप उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फिर फॉर्मूला वगैरह जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें आप कितने अच्छे तरीके से उन्हें अप्लाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।